तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हम लिखते हैं m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। तो जब मोशन करेगा तो पोजीशन में क्या होगा, टाइम के साथ चेंज आएगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो जाएगा d ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 dr1 अपॉन dt m2 dr2 अपॉन dt प्लस एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास m1 ये हो जाएगा आपका v1 वेक्टर प्लस m2 v2। ठीक है, सेकंड पार्टिकल का जो पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, सेकंड की वेलोसिटी बन जाएगी, फर्स्ट का बन जाएगा प्लस एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। अब देखो, हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी को हम बोलते हैं मोमेंटम। तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो सकता है मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस एंड सो ऑन। और m1 प्लस m2 एंड सो ऑन क्या हो जाएगा, टोटल मास। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इसको लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अपॉन टोटल मास। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज द रेशियो ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम टू द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो सिंपली सी मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जब सेंटर ऑफ मास आपका मोशन में हो, ठीक है, कोई आपका वहां पे रिजिड बॉडी है, वो आपका मोशन में है, तो हमने पोजीशन वेक्टर को वहां पे डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपका वेलोसिटी वेक्टर निकल के आ गया। ठीक है, तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आपका आया है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। v1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, v2 क्या है, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी। आपको पता है कि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं, उसमें कई सारे डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं एक सिस्टम के अंदर। और हमें पता है मास इंटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो ये बन जाएगा फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम, सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम प्लस एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन इक्वल टू क्या बन जाएगा, टोटल मास। तो P1 प्लस P2 को कर सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा, टोटल मोमेंटम और मास, टोटल मास का क्या है, रेशियो है आपका। तो नेक्स्ट देखो, ये तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेलोसिटी का टाइम रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास बन जाएगा m1 dv1 अपॉन dt प्लस m2 dv2 अपॉन dt प्लस एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। अब dv अपॉन dt को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहां से लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू acceleration of the center of mass equal to m1 a1 plus m2 a2 plus and so on upon m1 plus m2 plus and so on। ठीक है। अच्छा, m इंटू ए को क्या बोलते हैं, फोर्स। m इंटू ए को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। तो ए सी एम इक्वल टू f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। इसको लिख सकते हैं f टोटल, लेकिन कौन सा, एक्सटर्नल, अपॉन m इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे देखो, अगर किसी सिस्टम पे लेट कर लेते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो आपको पता है कि क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे 0 है तो उसका टोटल मोमेंटम क्या रहता है, वहां पे कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे इफ एफ एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे 0 है, इंटरनल फोर्स एक्ट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, बट अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा है, तब एम एक्सलरेशन ऑफ द इक्वल टू 0। ठीक है, एक्सलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएशन बन जाएगा अपॉन डी टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो उसका वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास आता है वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। या टोटल मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम विल रिमेन कंजर्व इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो इसके एग्जांपल्स आपको बताता हूं मैं कि इसका मतलब होगा कि सेंटर ऑफ मास है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट पे है। अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 है तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, रेस्ट पे हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। इसके एग्जांपल में आपको बताते हैं। सबसे ए बम, ठीक है, ये आपका रेस्ट पे है, ये आपका बम है, किस पे है, रेस्ट पे है। सपोज करो कि सडनली एक्सप्लोड हो जाता है, इट एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, तो ब्रेक होके आपका टू पार्ट्स हो जाते हैं इसमें। अब क्या होगा कि जितना मोमेंटम यहाँ पे है उतना मोमेंटम इन दोनों का भी होगा। ठीक, मान लो कि M1 और M2 दो मासेस में आप ब्रेक हो गए, तो इसमें क्या होगा कि देखो जब बम आपका एक्सप्लोड करेगा तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 होगा। तो जो बम आपका एक्सप्लोड करेगा ड्यू टू द इंटरनल फोर्स।
अगर ड्यू टू द इंटरनल फोर्स एक्ट करेगा तो अगर तो इसमें क्या करना होगा कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे। आप बोलेंगे कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, बम एक्सप्लोड ड्यू टू द इंटरनल फोर्स, सो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। तो पी ऑफ द सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना है? 0, क्योंकि आपका रेस्ट पे था। अब फाइनल मोमेंटम देखो क्या बन जाएगा ऑफ द सिस्टम, m1, इसको m2 ले लो, इसको m1 v1 प्लस m2 v2। अभी हमें नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में आपका सिस्टम मूव करेगा। इसको मैंने आइसोलेट कर लिया कि m2v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m1v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा तो इनिशियल इक्वल टू क्या लिखोगे? फाइनल। तो यहाँ से m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू 0, या यहाँ से लिख सकते हो m1v1 इक्वल टू m2v2 माइनस। मीन्स अगर एक एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो दूसरा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करना होगा उसको। क्यों मूव करना होगा? ताकि टोटल मोमेंटम कंजर्व रहे। मतलब एक मोमेंटम पॉजिटिव देगा तो उतना ही दूसरा जो फ्रेगमेंट्स है, जो उसका दूसरा पार्ट है बम का, वो नेगेटिव वहां पे मोमेंटम देगा, ताकि टोटल मोमेंटम आपका क्या है यहाँ पे कंजर्व रहे। और एग्जांपल देखो कि जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स आपका एक्ट नहीं कर रहा होता है और वहां पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे, सेंटर ऑफ मास वहां पे कांस्टेंट रेस्ट पे रहेगा, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास 0 होगी या कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे देखो, ये आपका वाटर है, और ये आपका बोट। ठीक है। अब ऐसा मान सकते हैं कि जो वाटर और बोट है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक फ्रिक्शनलेस सरफेस बना रहे हैं यहाँ पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब सपोज करो कि एक मैन यहाँ पे है, मैन, इसका मास m1, दूसरा मान है मास m2। ठीक है। और बोर्ड का मास ले लो कैपिटल M है। तो जो इसका सेंटर ऑफ मास हम निकाल सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में। अब सपोज करो कि m1 और m2 मूव करना स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि m1 वाला मास इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, जो m1 जो फर्स्ट मैन था राइट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे देखो जब फर्स्ट पर्सन राइट डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करेगा तो जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको बताया है कि जो सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो जब आप फर्स्ट पर्सन मूव करेगा टू ऑफ द सेकेंड पर्सन, तो वहां पे आपका इस तरीके से मूव होगा कि जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो क्या होना चाहिए? वो कंजर्व रहेगा। ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अब अगर इनिशियल क्या है, सपोज करो रेस्ट पे है, तो टोटल मोमेंटम क्या है? 0। टोटल मोमेंटम क्या है अभी? 0। तो जब फर्स्ट पर्सन राइट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा तो आप ये राइट डायरेक्शन मोमेंटम दे देगा, क्योंकि मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। अब अगर मोमेंटम को 0 करना है तो बोट को आपको किधर मूव करना होगा? लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रहा है। जब मैन मूव करेगा तो मैन को मूव कराने में फ्रिक्शन उसकी हेल्प करता है। विदाउट फ्रिक्शन मोशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मूव करना है, वॉक करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है। कैसे? क्योंकि सिस्टम के अंदर ही फोर्स जनरेट हो रहा है, हम बाहर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं इस पे। तो इस तो मैन बोट प्रॉब्लम में भी हम देखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स वहां पे 0 होता है, टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है। तो आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोलेंगे कि पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। और ऐसा प्रैक्टिकली आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि जब मैन इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा तो बोट आपका क्या हो जाएगा?
लेफ्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा कि अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस पे है तब। ठीक है, देखो फ्रिक्शन लेस अगर फ्रिक्शन होगा वहां सरफेस तो अपोज कर देगा मोशन को। तो यहाँ भी टोटल मोमेंटम क्या रहता है आपका, कंजर्व रहता है। तो इसमें हो सकता है कि वो एक मैन को मूव करा दे या दोनों मैन को मूव करा दे, तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम देगा, लेकिन आपको क्या यूज करना है वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ले आना है। और मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों ले आओगे, क्योंकि आप बोलोगे कि एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, ये भी देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक प्रॉब्लम है, इसमें तीन पार्टिकल्स बन गए, एक बोर्ड बन गया, दो मैन बन गए यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ मास तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का 11th क्लास में। मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम सेंटर ऑफ मास के ही बनते हैं, रोटेशनल मोशन। देखो, और आपको एग्जांपल बताते हैं कहाँ कहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है सिस्टम पे। देखो जैसे सपोज करो एक मास यहाँ पे m1 है, एक मास यहाँ पे m2 है। अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाएंगे। आपने 9th में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन। आपको पता है दो मास पार्टिकल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, उसी सिस्टम ने जनरेट कर रखा है इस फोर्स को, हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया है। तो इन सारे केसेस में भी आपका मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम वहां पे कांस्टेंट रहेगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो मोमेंटम कंजर्वेशन का, कि ये आपका फ्रिक्शन लेस सरफेस है, यहाँ पे स्प्रिंग हमने लिया और इस स्प्रिंग पे हमने दो ब्लॉक लगा दिए, इस स्प्रिंग से अटैच कर दिया, m1 और m2। स्प्रिंग कांस्टेंट के हो गई स्प्रिंग का। अब यहाँ पे ये आपका सरफेस कैसा है, ये है आपका फ्रिक्शन लेस सरफेस। अब इन दोनों को अगर हम कंप्रेस करते हैं ऐसे, ठीक है, स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया ब्लॉक को, ठीक है, ब्लॉक पे फोर्स लगा के, जब कंप्रेस करके इसको हम रिलीज करेंगे तो आप तो दोनों आपका मूव करना स्टार्ट होगा। ठीक है, एक राइट में मूव करेगा, m2 वाला राइट में मूव करेगा, m1 वाला आपका लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ये वाला मास इसको हम कंप्रेस करके रिलीज कर दें तो m1 आपका लेफ्ट में जाएगा, m2 राइट में जाएगा। लेकिन देखो जब इसमें मोशन स्टार्ट होगा तो ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स होगा। अब स्प्रिंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड स्प्रिंग फोर्स विल बी द इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा इस सिस्टम पे, तो हम बोलेंगे यहाँ भी आपका मोमेंटम क्या होगा, वो कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा। अब दोनों इस तरीके से मूव करेंगे कि एक दूसरे के मोमेंटम को क्या करें, वो इक्वेट कर दें। क्योंकि इनिशियली जब हमने कंप्रेस किया था तो टोटल सिस्टम रेस्ट पे था, तो m1 और m2 इस तरीके से मूव करेंगे कि वहां पे आपका टोटल मोमेंटम क्या रहे, सिस्टम का कंजर्व रहे। तो इन सारे प्रॉब्लम में हम मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, वो कांस्टेंट है। चलो इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। चलो इसमें देखो प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं। ए पुली फिक्स्ड टू सीलिंग carried a thread
with bodies of masses m1 and m2 attached to its ends. Find the acceleration of the center of mass of this system. ठीक है, यहाँ पे थ्रेड जो है आपका और पुली फ्रिक्शन लेस है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास बताना है आपको। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2 बन जाएगा, क्योंकि दो ही मास सिस्टम है यहाँ पे, m1 और m2। अब देखो हमें पता है कि जब m1 डाउनवर्ड्स जाएगा, यहाँ पे m2 इज ग्रेटर देन m1 लेट कर लेते हैं, तो m1 वाला अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन ए जाएगा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन यहाँ पे सेम होता है, क्योंकि अब कांस्टेंट सिस्टम है, यहाँ पे स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो m2 वाला मास जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा उतना ही m1 अपर डायरेक्शन में मूव करेगा, तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी और दोनों का मास का एक्सेलरेशन यहाँ पे सेम होगा। तो यहाँ पे बड़े इजी प्रॉब्लम है, m1 एंड m2 आपको गिवन है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमसे पूछ रखा था, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या जाएगा m1 ए पॉजिटिव प्लस m2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस है अपॉन m1 प्लस m2, तो आपका बन जाएगा m1 माइनस m2 इंटू ए अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। लेकिन अब आपको ए पता होना चाहिए, तो ए निकालना मैंने आपको सिखाया था। ए की वैल्यू कितनी आई थी उस केस में, ठीक है, आपको पता था फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इसका बनाओगे, इसका बनाओगे, इसमें टेंशन भी आता था और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इस केस में आता था, आप जाके चेक करना लॉज ऑफ मोशन में आएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और टेंशन निकल के आता था 2m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2। कैसे करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, m2 वाले को बनाओगे टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, m2g इधर, तो m2g माइनस टी, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको याद ना हो तो, जैसे यहाँ पे m2g एक्ट करेगा अपवर्ड में टेंशन टी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, और इसका बनाओगे तो टेंशन टी इधर रहेगा, m1g इधर, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो t माइनस m1g इक्वल टू m1a। ये दो इक्वेशन वहां पे बनते थे और दोनों को सॉल्व करके टेंशन और एक्सेलरेशन वहां से निकल आता था, और एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ये आपका हो जाएगा m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m। अब पता है दोनों का एक्सेलरेशन आपका सेम होता है, तो आपका एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दोगे, तो ए की वैल्यू पुट कर दोगे तो बन जाएगा m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी, यह जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्या हुआ, हाँ कौन बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही, कौन सा ये वाला है प्रॉब्लम। देखो इसमें क्या था कि स्ट्रिंग पुली सिस्टम है आपका, थ्रेड यहाँ पे थ्रेड बोल रखा है, स्ट्रिंग पुली सिस्टम हो गया और ये आपका फ्रिक्शन लेस है,
ठीक है, थ्रेड आपका इनएक्सटेंसिबल है। तो यहाँ पे हमें पूछा था एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास का ये फार्मूला है m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। यहाँ पे दो ही सिस्टम है, m1 और m2। इस सिस्टम में दो ही पार्टिकल्स हैं, m1 और m2। तो m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 की वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ पे m2 इज ग्रेटर देन m1 है। जब डायग्राम ऐसे बनाता है तो जिस स्ट्रिंग को थोड़ा लेंथ ज्यादा दिखाता है तो वो हमें बता देता है कि उसका मास वहां पे ज्यादा है, मोशन इसी डायरेक्शन में होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से आएगा तो m1 वाला भी एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो दोनों का एक्सेलरेशन यहाँ पे सेम है। तो हमारे फार्मूले में a1 के प्लेस पे हम प्लस ए पुट करेंगे और a2 के प्लेस पे माइनस ए। अपवर्ड डायरेक्शन को हम प्लस लेते हैं और डाउनवर्ड को क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो अपने फार्मूले में पुट कर दिया m1 ए प्लस m2 माइनस ए अपॉन m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ गया m1 माइनस m2 कॉम। ठीक है, ये यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ये आ गया आपका। अब जो एक्सेलरेशन की ये वैल्यू है, किस एक्सेलरेशन से आपका यहाँ पे m1 और m2 मूव करेंगे, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लॉज ऑफ मोशन में, जहाँ पे हमने बताया था फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अब जो m2 वाला मास है इसका वेट एक्ट करेगा m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टेंशन कहाँ एक्ट करेगा, टेंशन आपका एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे मोशन कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेट फोर्स बनेगा m2g माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू एक्सलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से बन जाता। अब m1 वाले मास पे देखो, टेंशन ये एक्ट करेगा m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मोशन किधर हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। जिधर मोशन होगा उधर ही नेट फोर्स है, नेट। तो यहाँ से आपका बन जाएगा t माइनस m1g इक्वल टू m1a। इन दोनों को सॉल्व कर लो, जैसे इसको ऐड कर लोगे टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगा, एक्सलरेशन आपका निकल के आएगा दिस। फिर एक्सलरेशन की वैल्यू लिख दो, टेंशन ही निकल आएगा। तो टेंशन से आपका तो मतलब नहीं है, टेंशन पूछा नहीं है अभी। तो यहाँ पे एक्सलरेशन की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी। ये जाएगा एक्सलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो एक प्रॉब्लम और बता देते हैं आपको। ए लॉग ऑफ वुड of length L and mass M is floating on the surface of river perpendicular to the banks. One end of the log touch the bank. A man of mass small m standing
at other end walks towards the bank. Calculate the displacement of the log. Calculate the displacement of the log when he reaches the nearer end of the log. यहाँ पे देखो, ये सपोज करो बैंक है, ठीक है, आपको बैंक रिवर का बैंक है, लॉग का वुड का लॉग है, ठीक है, लॉग ऑफ वुड, ठीक है, तो लकड़ी का एक गट्ठर है इस तरीके से, या और यहाँ पे एक मैन है, उसका मास है एम, ठीक। अब आप देखो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको मैं बताता हूँ, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि जब मैन इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा तो आपका जो ये लॉग है, लकड़ी का गट्ठर है, किस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगा, राइट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर नहीं रहा है, मोमेंटम को कंजर्व करना है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में आपका मूव करेगा और सेंटर ऑफ मास इस केस में क्या रहेगा, वो आपका जीरो रहेगा। द सेंटर ऑफ मास इस केस में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या रहेगी, वो चेंज यहाँ पे नहीं होगी, और इसका मास हमें गिवन है एम, इसका लेंथ कितना गिवन है, एल गिवन है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पोजीशन क्या बनेगी, नेक्स्ट पोजीशन कुछ ऐसा बनेगा कि उसने बोला कि मैन इस एंड पे आ गया, इस एंड पे आएगा तो जो ये लॉग ऑफ वुड है, एक्स डिस्टेंस आपका मूव कर जाएगा किधर, राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ये आपको समझ में आ चुका है कि अगर किसी भी फ्रिक्शन लेस सरफेस पे आप मूव कर रहे हैं, तो जैसे आपको बोर्ड का एग्जांपल बताया था कि जब मैन आपका राइट में आया था तो बोर्ड किधर गया था, लेफ्ट में, तो यहाँ भी जब मैन आपका लेफ्ट में मूव करके इस एंड पे आएगा तो आपका जो लॉग ऑफ वुड है वो राइट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करें, हमने लेट कर लिया कि कितना मूव किया, वो एक्स मूव किया। अब यहाँ पे इस कंडीशन में आप निकाल लो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इस कंडीशन में निकाल लो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दोनों को इक्वेट कर दो तो वहां से आपको एक्स की वैल्यू निकल आएगी। जो लॉग का मास है उसको हम लेट करते हैं कि उसका मास यहाँ पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे जस्ट मिडिल में टोटल मास उसका एक्ट कर रहा है कैपिटल एम, और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, एल बाई टू पे। अब ये दो सिस्टम आपका बन गया, तो यहाँ से देखो एक्स ऑफ सी एम इनिशियल हम देखेंगे बैंक के रिस्पेक्ट में, तो एम इंटू कितने डिस्टेंस पे है वो वहां से, एल बाई टू पे, ठीक है, और छोटा वाला मास जो मैन है वो कितने डिस्टेंस पे है, एल डिस्टेंस पे है, क्योंकि अदर एंड पे है तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये आपका इनिशियल है। और सेंटर ऑफ पोजीशन फाइनल देखोगे तो कैपिटल एम अब आ जाएगा एल बाई टू प्लस एक्स पे, और स्मॉल वाला आ जाएगा एक्स डिस्टेंस पे अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। यहाँ से देख लो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसकी डिस्टेंस कितनी है, एल बाई टू पे, और ये कितने पे है, एल पे है। सेकंड वाले में ये वाला